अब सब इस बात से अनजान नहीं है कि अडानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसकी वजह है हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा आए नए एलिगेशंस और उनका इंडियन जुडिशरी के ऊपर फेयरनेस को क्वेश्चन करना। दरअसल हाल ही में यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की चेयरपर्सन मधावी पुरी बुच के खिलाफ नई एलिगेशंस लगाई हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की नई एक्यूजेशंस इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर स्क्रूटनी को डिसमिस करती हैं और इनडायरेक्टली इंडियन जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की फेयरनेस और नॉन प्रेजुडिशियल स्टांस पर सवाल उठाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हिंडनबर्ग रिसर्च के एक्यूजेशन प्रूव होते हैं तो ये सिर्फ सेबी ही नहीं बल्कि इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम्स की इंटीग्रिटी पर भी असर डालेंगे। लेकिन तब तक उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि कौन सी न्यू प्ली सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है इस केस के चलते और कैसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी एक बार फिर से देखने को मिला है। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी इस बार इस कंट्रोवर्सी में चुप नहीं बैठे हैं। इतने कमेंट्स और डिबेट्स के बाद कौन सही है और कौन गलत इसका फैसला भी जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि 13 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी ने एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली है जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च के नए एलिगेशंस पर सेबी चेयरपर्सन मधावी पुरी बुच का नाम उठाया गया है। तिवारी ने कहा है कि ये नए खुलासे एक एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट पैदा करते हैं जिससे ये जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द खत्म करे और अपनी फाइंडिंग्स को डिक्लेयर करे। तिवारी ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को अपने फैसले में सेबी को 3 महीने प्रेफरेबली दिए थे ताकि हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के 24 इन्वेस्टिगेशंस खत्म किए जा सके, जिसमें अडानी ग्रुप पर शेयर प्राइस मैनिपुलेशन और सिक्योरिटीज लॉस के उल्लंघन का इल्जाम लगा था। सेबी ने उस वक्त तक 24 में से 22 इन्वेस्टिगेशंस खत्म कर लिए थे, लेकिन अब भी 2 प्रॉब्स के लिए एक्सटर्नल एजेंसीज से इनपुट का इंतजार किया जा रहा था। तिवारी के एप्लीकेशन में ये कहा गया है कि अब जब नई डेवलपमेंट सामने आ चुकी है तो कोर्ट को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देना चाहिए ताकि बाकी की इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म की जा सके। एप्लीकेशन में ये आर्गुमेंट दिया गया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है और उन इन्वेस्टर्स के लिए भी जो अपने पैसे खो चुके हैं। हिंडनबर्ग की 2023 रिपोर्ट के बाद सेबी की इन्वेस्टिगेशंस और उसकी कंक्लूजन्स के बारे में जानना इन्वेस्टर्स के हित में है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन मधावी पुरी बुच और उनके पति के ऑफशोर फंड्स में स्टेक्स होने का इल्जाम लगाया है जो अडानी ग्रुप के एलिज्ड मनी सिपनिंग स्कैंडल से जुड़े हैं। ये एलिगेशंस विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड हैं। 1 साल पहले ऐसी ही एक हिंडनबर्ग की डैमेजिंग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर बड़ा असर डाला था, जिसकी वजह से कंपनी के 20,000 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को भी कैंसिल करना पड़ा था। हिंडनबर्ग ने अपने ब्लॉग पोस्ट में ये क्लेम किया है कि 18 महीने बाद भी सेबी ने अडानी के एलिजली वेब ऑफ अनडिस्क्लोज मॉरिशियस और ऑफशोर सेल एंटिटीज को इन्वेस्टिगेट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तिवारी ने विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा है कि सेबी चेयरपर्सन और उनके पति ने वही ऑफशोर बरमुदा और मॉरिशियस फंड्स में इन्वेस्ट किया है जो एलिजली विनोद अडानी के कंट्रोल में थे, जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये फंड्स राउंड ट्रिपिंग और स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट करने के लिए यूज किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही एडवोकेट विशाल तिवारी हैं जिन्होंने पहले भी सीबीआई प्रॉब की मांग की थी अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के इल्जाम पर। और अब अपनी फ्रेश एप्लीकेशन के साथ तिवारी ने एक कंप्लेंट भी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के खिलाफ, जो एलिजली केस को रजिस्टर करने से मना कर रहे हैं। जून 2024 में तिवारी ने अपनी पहली पिटीशन में एक एप्लीकेशन डाली थी जिसमें सेबी को इन्वेस्टिगेशंस खत्म करने की डायरेक्शंस मांगी गई थी, जो जनवरी जजमेंट में दिए गए टाइमलाइन के मुताबिक था। उसी प्ली में तिवारी ने सेंटर और सेबी से जून 4 के मार्केट क्रैश की डिटेल रिपोर्ट भी मांगी थी जो लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार जुडिशियल लिस्टिंग ने एप्लीकेशन रिसीव करने से मना कर दिया, कहकर कि टॉप कोर्ट ने किसी कैटेगोरिकल डायरेक्शन के थ्रू इन्वेस्टिगेशन को 3 महीने में खत्म करने का ऑर्डर नहीं दिया था और वर्डिक्ट में प्रेफरेबली शब्द का यूज किया गया था। रजिस्ट्रार ने ये भी कहा कि जनवरी वर्डिक्ट के अगेंस्ट जो रिव्यू पिटीशन डाली गई थी उसे भी टॉप कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। अब तिवारी ने एक एप्लीकेशन और एक कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की है जिसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे डिसाइड करता है, आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग के मुताबिक एक IIFL के प्रिंसिपल ने साइन की गई डिक्लेरेशन ऑफ फंड्स में कहा है कि इन्वेस्टमेंट का सोर्स सैलरी है और कपल का नेटवर्थ $10 मिलियन एस्टिमेट किया गया। हिंडनबर्ग ने ये भी इल्जाम लगाया है कि 22 मार्च 2017 को सेबी चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट से कुछ हफ्ते पहले उनके पति ने मॉरिशियस फंड्स एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट को लिखा कि अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए सिर्फ वही ऑथराइज्ड होंगे। ये ईमेल जो एलिजली एक विसल ब्लोअर से मिली दिखाता है कि एसेट्स को उनकी पत्नी के नाम से निकालने की कोशिश की गई, जो उस वक्त पॉलिटिकली सेंसिटिव अपॉइंटमेंट थी। बाद में फरवरी 2018 का एक अकाउंट स्टेटमेंट जो मधावी बुच के प्राइवेट ईमेल से भेजा गया था ने स्ट्रक्चर की फुल डिटेल्स रिवील किए, जिसमें GDOF सेल 90 फंड का नाम था
जो एलिजली विनोद अडानी के यूज किए गए मॉरिशियस रजिस्टर सेल्स के जैसा था। सेबी चीफ ने इन इल्जामों को बेसलेस कहकर खारिज कर दिया है। तिवारी ने एप्लीकेशन में ये भी कहा है कि कोर्ट ने भी कहा था कि थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स को कंसीडर नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सब ने पब्लिक और इन्वेस्टर्स के बीच में एक एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट पैदा कर दिया है और ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये जरूरी है। जनवरी में इंडियन मार्केट ने एक रिकॉर्ड लो हिट किया था जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ने अडानी ग्रुप स्टॉक्स में कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को शेल कंपनीज के द्वारा ओन्ड होने का इल्जाम लगाया, जो एलिजली अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। शॉर्ट सेलर रिपोर्ट ने इल्जाम लगाया कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स अडानी स्टॉक्स में अडानी ग्रुप को फाइनेंशियली हेल्थ मेंटेन करने और मार्केट में स्टॉक प्राइसेस को आर्टिफिशियली बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जो इंडियन लॉ का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 के वर्डिक्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा की बेंच ने दिया, एक इंडिपेंडेंट प्रॉप का ऑर्डर देने से मना कर दिया, जो हिंडनबर्ग रिसर्च के US बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म की रिपोर्ट में उठाए गए एलिगेशंस पर था। लेकिन टॉप कोर्ट ने सेंटर और सेबी को ऑर्डर दिया कि वो एक्सपर्ट कमेटी की सजेशंस को कंस्ट्रक्टिवली कंसीडर करे अपनी रिपोर्ट में। ये वर्डिक्ट में कहा गया था कि ये एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स को देखेंगे और आगे कोई भी जरूरी एक्शन लेंगे ताकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जा सके, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और सिक्योरिटीज मार्केट के ऑर्डरली फंक्शंस को इंश्योर किया जा सके। और सेबी और यूनियन गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ये प्रूव करना चाहिए कि इंडियन इन्वेस्टर्स ने हिंडनबर्ग रिसर्च और किसी और एंटिटी के द्वारा शॉर्ट पोजीशंस लेने की वजह से जो नुकसान उठाया है उसमें किसी कानूनी इन्फेक्शंस का रोल है या नहीं, और अगर है तो सूटेबल एक्शन लेना चाहिए। अब इन नए हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के बाद कांग्रेस ने सेबी चेयरपर्सन मधाबी पुरी बुच की रेजिग्नेशन की मांग की है और अडानी मेगा स्कैम में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड दोबारा उठाई है। कांग्रेस MP जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मधाबी बुच के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, द चेयरपर्सन्स कंटिन्यूएंस इन हर रोल इज अनटेनेबल। She must resign and a full joint parliamentary committee investigation must be conducted into Adani mega scam. Only a JPC can unravel the full dimensions of this Modani mega scam. रमेश ने कांग्रेस के 100 क्वेश्चन सीरीज का भी रेफरेंस दिया जो हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के बाद पेश की गई थी। उन्होंने कहा, हम अडानी के हैं कौन क्वेश्चन से हमें हाईलाइट किया कि अडानी ग्रुप के साथ जो इरेगुलरिटीज और रॉन्ग डूइंग्स जुड़ी हैं वो कितनी एक्सटेंसिव है और एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मधाबी बुच की रेजिग्नेशन की डिमांड की और कहा कि ये सब अडानी के बड़े फ्रेंड का काम है जो उनके अनअकाउंटेड मनी को पार्क करने में हेल्प कर रहे हैं ऑफशोर अकाउंट्स में। ये इन्वेस्टिगेशन भी वैसा ही होगा जैसे 2023 में हुआ था जिसमें कुछ भी नहीं निकला था। पर वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनकर ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहा दैट ही वाज एक्सट्रीमली वरीड ओवर व्हाट ही कॉल्ड अ नैरेटिव एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग इंडियाज इकोनॉमी। He said in his address, I got extremely worried when a person holding a constitutional position just last week declared in a well-publicized media, I would say campaign, beseeching the Supreme Court to suo motu on its own, invoke jurisdiction to give wings to a narrative aimed at destroying our economy. मिस्टर धनकर ने कहा कि राहुल गांधी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा ने द हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन मांगा है। मिस्टर धनकर urged the students to look around and find out if the highest courts in other countries ever use suo motu cognizance. He said, jurisdiction of institution is defined by the Indian Constitution, be it legislature, be it executive, be it judiciary. Jurisdiction of courts is decided. Look around the globe, look at the Supreme Court in the US, the highest court in the UK or other formats. Has there been suo motu cognizance even once? Has a remedy been created beyond what is provided in the Constitution? इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ अडानी ग्रुप को टारगेट करना है जिससे वो अपनी पॉलिटिकली नैरेटिव को समर्थन दे सके। अडानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी के नए एलिगेशंस ने सेबी की इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठा दिए हैं। विशाल तिवारी की नई एप्लीकेशन ने सुप्रीम कोर्ट से सेबी की क्रेडिबिलिटी को लेकर नई चिंताओं को उठाया है और कांग्रेस ने मधाबी पुरी बुच की रेजिग्नेशन और JPC प्रॉप की मांग दोबारा उठाई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले के फ्यूचर को डिसाइड करेगा और ये देखना भी बाकी है कि सेबी अपनी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द खत्म कर पाती है या नहीं। आपका इस खबर पर क्या कहना है? शेयर विथ अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस।